नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर दिशा पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक को, जिसमें आज से पहले हमारे 3 क्लासेज हुई। इन 3 क्लासेज में हमने भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक कवर किए थे। इसमें पहली क्लास में हमने गुप्त कला साहित्य और स्थापत्य के बारे में, दूसरी क्लास में हमने मुगल कालीन कला साहित्य और स्थापत्य के बारे में, तीसरी क्लास में आधुनिक भारतीय इतिहास के 2 टॉपिक 1857 की क्रांति और दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास के 2 बचे टॉपिक और है। 2 टॉपिक जिसमें है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के बारे में, और दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद की प्रमुख भूमिका। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों टॉपिक को लेकर चलेंगे और इसी के साथ ही भारतीय इतिहास का जो पार्ट है फर्स्ट पेपर में, उसको हम आज समाप्त कर लेंगे। फिर कल की क्लास से हम राजस्थान इतिहास का पार्ट शुरू करेंगे। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा गया, इसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न, श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर और एन.एम. जोशी और हृदयनाथ जो किस संस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत सेवक समाज। 1 नंबर ऑप्शन। 12 जून 1905 ईस्वी में पुणे, महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस संस्था से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, श्रीनिवासन शास्त्री, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू का नाम उल्लेखनीय है। दूसरे इसमें राजा राम मोहन राय से पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न है कि स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय। 1 नंबर ऑप्शन। राजाराम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा आधुनिक भारत के जनक या प्रथम नेता माने जाते हैं। उन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे कुरीतियों के विरुद्ध और मानवता के पक्षधर थे। अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर उन्होंने सार्वजनिक भोज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन राजाराम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो राजाराम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? सबसे पहला है कि उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। राजाराम मोहन राय ने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। तो ये सही है। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने नहीं, बल्कि केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फारसी में तुहफात उल मुहाइदीन नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो 3 और 4 भी राजा राम मोहन राय से संबंधित सत्य है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी में के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ।
राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने राजाराम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी ने इन्हें 1830 में राजा की उपाधि देकर लंदन में अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। उल्लेखनीय है कि समुद्र पार यह यात्रा करने वाला भारत का पहला नागरिक राजाराम मोहन राय था। समुद्र पार यात्रा करने वाले भारत के पहले नागरिक राजाराम मोहन राय ही थे। इस्लाम और कुरान के बारे में अपने ज्ञान के कारण वे मुसलमानों के बीच जबरदस्त मौलवी के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जबरदस्त मौलवी कहा गया? तो जबरदस्त मौलवी राजाराम मोहन राय को कहा गया था। यह इस्लाम और कुरान के बारे में ज्ञान के कारण जो मुसलमानों के बीच जबरदस्ती मौलवी के नाम से जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजाराम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, यह दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने जो राजा की उपाधि देकर 1830 में इन्हें लंदन भेजा था अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। अपने अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़ाने से लेकर के बारे में बातचीत करने के लिए जो राजाराम मोहन राय को भेजा था, जो राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। 3 नंबर ऑप्शन। राजाराम मोहन राय ने फ्रेंजी कमल बोस के मकान में, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को जो ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ? आत्मीय सभा 1 नंबर ऑप्शन। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजाराम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी, जो कलकत्ता में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजाराम मोहन राय के विचारों का प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस प्रकार राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाराम मोहन राय के द्वारा निर्मित धार्मिक संस्थाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजाराम मोहन राय के द्वारा जो धार्मिक संस्थाएं स्थापित की गई थी, जो इनका कालक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है यूनिटेरियन कमेटी। यूनिटेरियन कमेटी की जो स्थापना की थी, यह स्थापना की गई थी 1823 में कलकत्ता के अंदर यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। दूसरे नंबर पर है वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना की थी, यह राजाराम मोहन राय ने 1816 में की थी। यह भी कलकत्ता के अंदर की थी। एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, वो 1825 में की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो 1816 में की गई थी। आत्म सभा आत्म सभा की स्थापना जो की थी, यह की गई थी 1815 में। यहाँ पर साप्ताहिक बैठकें होती थी, जिसे फ्रेंड्स सोसाइटी भी कहा गया था। ब्रह्म समाज
ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, या ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 के अंदर। 1828 में 20 अगस्त 1828 को जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा आत्म्य सभा। आत्म्य सभा, दूसरे नंबर पर वेदांत सोसाइटी 1816, तीसरे नंबर पर यूनिटेरियन कमेटी और चौथे नंबर पर है ब्रह्म समाज जो 1828। 3, 2, 1 और 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है? राजा राम मोहन राय की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो सबसे पहले नंबर पर है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, राजा राम मोहन राय की है। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, यह भी राजा राम मोहन राय की है। और गौड़ीय व्याकरण भी राजा राम मोहन राय की है। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यह राजा राम मोहन राय की नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजाराम मोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार है। तोहफत उल मोहद्दीन 1804 में प्रकाशित, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट 1809 में पारसी में प्रकाशित, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित, गौड़ीय व्याकरण 1833 में प्रकाशित, चंद्रिका 1822 में। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया गया इसमें। इन्होंने 1821 में स्वांद कौमुदी जो बांग्ला पत्रिका थी, 1822 में मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में प्रकाशित किया, और 1829 में बंगदूत जो हिंदी भाषा में था नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजाराम मोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्म सभा संबंध नहीं थी। कौन सा समाचार पत्र है जो राजाराम मोहन राय और उनकी सभा संस्था आत्म सभा से संबंधित नहीं था? तो इसमें बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का स्वांद कौमुदी और फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, ये तीनों अम, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए समाचार पत्र थे जो आत्म सभा से संबंधित थे। बंगाल गजट इससे संबंधित नहीं था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाराम मोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है? राजाराम मोहन राय के बारे में कौन से कथन है जो इसमें से सही है? सबसे पहला कि उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा था। द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट राजाराम मोहन राय ने लिखा, ब्रह्म समाज की स्थापना की, आत्म सभा का प्रारंभ किया। उन्होंने द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस प्रकाशित किया। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस भी राजाराम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाराम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और गलत कथन को चुनिए। इसमें इसमें से कौन सा कथन है जो गलत कथन है? सबसे पहला नंबर पर कि 1804 में तोहफात उल मुहिद्दीन प्रकाशित किया। 1804 में जो तोहफात उल मुहिद्दीन प्रकाशित किया, ये सही है। वेदांत कॉलेज की स्थापना की, राजाराम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की जो स्थापना की थी, यह की थी 1825 के अंदर। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और वेदांत सोसाइटी है जो 1816 में स्थापित की थी। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु यीशु के देवीय होने के सिद्धांत को खारिज किया था। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में यीशु के देवीय होने का सिद्धांत को खारिज किया था। तो 3 नंबर और 2 नंबर भी सही है। उनका अखबार स्वांद कौमुदी बांग्ला भाषा का पहला अखबार है। तो उनका बांग्ला भाषा का जो पहला अखबार है वो समाचार दर्पण है, ना कि स्वांद कौमुदी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र समाचार दर्पण था, जो 23 मई 1818 में श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाराम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? राजाराम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया था? तो यह किया था नियम 17 1829 के अंदर। नियम 17 के अंतर्गत जो सती प्रथा को निषेध घोषित किया था। राजाराम मोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उनके द्वारा 1818 से ही इसके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल पेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध
लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्वी सन में, कौन से ईस्वी सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम बेंटिक को। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी? निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी? तो यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। राजा राम मोहन राय के पश्चात अब दूसरे नंबर पर है दयानंद सरस्वती, दूसरे प्रमुख समाज सुधारक दयानंद सरस्वती। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। 2 नंबर ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। इन्होंने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हेतु तो शुद्धि आंदोलन चलाया। हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी ये लोग अग्रगामी थे। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया। स्वामी जी के विचारों का संकलन राजा जयकिशन दास की सलाह पर इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है, आर्य सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना 1874 में उदयपुर में स्वामी जी ने हिंदी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। विदेशी शासन है जो कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आरंभ किया था? केशव चंद्र सेन। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बंबई में। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशंकर था, ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। यह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था जिसमें उनके विचार प्रकाशित है? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था जिसमें उनके विचार प्रकाशित है? सत्यार्थ प्रकाश। 1 नंबर ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं: सत्यार्थ प्रकाश जो 1874 में लिखा, पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य भूमिका 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, पंच महायज्ञ विधि 1875 में, वल्लभाचार्य मत का खंडन किया था 1875 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहला कि पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना। पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना आर्य समाज का सिद्धांत था, तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है विधवा विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह का विरोध नहीं किया था, बल्कि विधवा विवाह का समर्थन किया था। बाल विवाह और बहु विवाह का जो विरोध किया था, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। तीसरे नंबर पर है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना। अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया था, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 1, 3 और 4 सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो इस प्रकार है। सत्य केवल वेदों में निहित है। सत्य केवल वेदों में निहित है। इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके अलावा अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध किया। कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास किया। स्त्री शिक्षा में विश्वास किया। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति दी। बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया। हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? अजमेर। 4 नंबर ऑप्शन। महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही जान की पालकी को अपने कंधे पर उठाते हुए देख लिया। इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही जान ने महाराजा के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में ही 1883 में उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में। 4 नंबर ऑप्शन। फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? जून 1865 को। 3 नंबर ऑप्शन। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 में करौली के राज के अतिथि के रूप में आए। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। वहां से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा एवं बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे थे। इसके पश्चात तीसरे समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद से संबंधित पहला प्रश्न है कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो यह भाग लिया था सितंबर 1893 को। 11 सितंबर 1893 को भाग लिया था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 में भाग लेने के लिए अजित सिंह ने यात्रा का प्रबंध करवाया। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में उद्बोधन का प्रारंभ अमेरिका की बहनों और भाइयों से किया। भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात कर संपूर्ण विश्व को खुशियां प्रदान की।
संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। उल्लेखनीय है कि 1899 में विवेकानंद ने दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर सैन फ्रांसिस्को एवं लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में वेदांत केंद्र खोले थे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही है, मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल विभिन्न रास्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में न ही धार्मिक सिद्धांतों में। यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 3 नंबर ऑप्शन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन नामक संगठन बनाया। 1899 ईस्वी में बेलूर मठ, कलकत्ता की स्थापना की। पंजीकृत सोसाइटी अधिनियम 1909 के तहत मिशन को पंजीकृत करवाया गया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीजों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी 1897 में, कलकत्ता में। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, स्थापना 1897 में हो गई थी, लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस मिशन का जो पंजीकरण हुआ था, यह पंजीकरण हुआ था 1909 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? कौन है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो मूर्ति पूजा में विश्वास जो करते हैं वह रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ये तीनों मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। रामकृष्ण मिशन है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 19वीं सदी के सुधार आंदोलन को अभिजात्य आंदोलन की संज्ञा देकर उसकी निंदा की? किसने 19वीं सदी के सुधार आंदोलन को अभिजात्य आंदोलन की संज्ञा देकर उसकी निंदा की और समाज सेवा के आदर्श का आह्वान किया? उनके मत में निर्धन व्यक्तियों की सेवा ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। यह किसका मत था कि निर्धन व्यक्तियों की सेवा ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है? यह मत था विवेकानंद का। विवेकानंद। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है? किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ये शब्द कहे? किसने ये शब्द कहे थे कि विश्व पर इसका यानी भारत का, विश्व पर इसका यानी भारत का प्रभाव सदैव उस मृदु ओस की तरह पड़ता है जिसे सुना नहीं जा सकता और न ही कोई निशान नजर आता है, तथापि यह धरती पर सबसे सुंदर फूल के खिलने में सहायक होता है। विश्व में भारत का प्रभाव प्रभाव सदैव उस मृदु ओस की तरह होता है जिसे सुना नहीं जा सकता, न ही कोई निशान नजर आता है, तथापि यह धरती पर सबसे सुंदर फूल खिलने में सहायक होता है। यह किसने कहे थे? तो यह बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों में अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की? भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की आलोचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 3 नंबर ऑप्शन।
तो यह था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का चैप्टर, जिसमें हमने 3 महान सुधारकों के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात अब अंतिम चैप्टर शुरू करते हैं। अंतिम चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर रहेगा फर्स्ट पेपर को लेकर। तो करते हैं इसको शुरू। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? सबसे पहला है कि लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। पहला सही है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो नवाब सलीमुल्लाह थे उन्होंने वो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि वो इस आंदोलन के विरोध में थे। वो नवाब सलीमुल्लाह जो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ना कि स्वदेशी आंदोलन का। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1923 में। 2 नंबर ऑप्शन। जनवरी 1923 में इस स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और मार्च 1923 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। स्वराज पार्टी इसकी स्थापना सी आर दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा जनवरी 1923 में की गई। इस पार्टी की योजना निर्वाचित होकर विधान परिषदों के कार्य में आंतरिक बाधा डालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका 3 बार अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसके 3 बार अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी हुए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो इसके 3 बार अध्यक्ष बने थे, ये 3 बार अध्यक्ष प्रथम 20 वर्ष में नहीं, क्योंकि ये जो 3 बार अध्यक्ष बने थे, पहली बार 1886 में बने थे, 1886 में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और तीसरी बार बने थे 1906 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। तब तक जो कांग्रेस की स्थापना को 22 वर्ष हो चुके थे, तो प्रथम 20 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष कोई नहीं बने थे। हालाँकि 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो 2 बार अध्यक्ष बने थे। उन 1895 में जो पूना का अधिवेशन हुआ था, 1895 के पूना के अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार ही अध्यक्षता की थी 1905 में। 1905 का जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की। और मोतीलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता की थी, 2 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार की थी 1919 में। 1919 में जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था, इसमें मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। और दूसरी बार मोतीलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता की थी, वह की थी 1928 में। 1928 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी 2 बार की थी, 1895 और 1902। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार की थी, 1886, 1893 और 1906। मोतीलाल नेहरू ने भी 2 बार की थी, 1919 और 1928। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहे। प्रथम 20 वर्ष में नहीं रहे थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1906 में तीसरी बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। तो 1885 से लेकर 1906 तक 22 वर्ष हो चुके थे। उन्होंने 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो सूरत विभाजन जो हुआ था, यह हुआ था 23वें अधिवेशन में। 23वां अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, जो गुजरात के सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, जो 23वां अधिवेशन था, इसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 3 नंबर ऑप्शन।
विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के कैंप टाउन के लिए अपनी यात्रा कर रहे थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद में प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। इस पुस्तक में गांधी जी मशीनीकरण, समकालीन सभ्यता, सामाजिक आदर्श और स्वराज सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। 2 नंबर ऑप्शन। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखकर नमक कानून को तोड़ने की अग्रिम सूचना दी थी। उस समय गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस ने रोटी की मांग की और उसे मिला पत्थर। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं अवंतिका बाई गोखले सहित 3 महिलाएं भी इनमें शामिल थी। मार्च 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह के लिए दांडी के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा 241 मील यानी कि 387 किलोमीटर यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इस आंदोलन के तहत तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट तक स्थित वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? इरविन को जो भेजा था उसमें संपूर्ण मद्य निषेध की बात की गई थी, नमक कर उन्मूलन की बात की थी और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की बात की गई थी। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की बात की गई थी। भूमि कर में 50% की कमी, भूमि कर में 50% की कमी करने का जो बात है इसमें नहीं की गई थी, बल्कि सैनिक खर्चे में 50% की कमी की बात कही थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। गांधी जी ने इरविन एवं रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला है कि रुपए का पुनर्मूल्यन, विनिमय दर में कमी 1 शिलिंग 4 पेंसो, भू राजस्व 1/2 50% किया जाए, मद्य निषेध लागू किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए, विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए, तट कर विधेयक लाया जाए, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए अधिकार रखने का भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन इसमें से जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि चोरी चारा के चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया था। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन तो 1907 में हो गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे। यह एक जन आंदोलन था, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 1, 3 और 4 है जो सही है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में चलाया गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में भारतीयों द्वारा सरकार की एक पुलिस चौकी को
आग लगाकर उसमें छुपे 22 कर्मचारियों को जिंदा जलाकर मार डाला। तब गांधी जी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और इसे वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को हुए तो चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि हम मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? कौन सा कथन है जो भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य कथन है? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं। सबसे पहला कि कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा था। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व जेल में जाने के बाद गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि यह स्वतःचालित आंदोलन चला था। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। इस आंदोलन के तहत जो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी। यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया था। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू एंड डाई, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला ऐसा आयोजन था जो नेतृत्व विहीनता के बाद ही उत्कर्ष पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। 1942 में जापानी फौजों के रंगून पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांत पर सीधा खतरा पैदा हो गया। अब ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के एक मसौदे के साथ भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत किया। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला हुआ था। इस प्रकार क्रिप्स की इस योजना को लिथको की अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, वाक्य जोड़ दिया, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है वह चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो इसका समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है। गांधी जी के इस मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देश बंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सर नारायण चंद्रावरकर ने प्रारंभ में विरोध किया। फिर भी अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने यह सोचा था? महात्मा गांधी ने। 2 नंबर ऑप्शन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार कर सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ही ठप करना था। लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के प्रयास से संपन्न समझौते में तय हुआ कि स्कूलों एवं अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे, में असहयोग प्रस्ताव में संबंधित लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से कब संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था, यह किया था 6 जुलाई 1944 को। 2 नंबर ऑप्शन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। गांधी जी के उपनाम। बापू नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा जो नाम दिया था, यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने मलंगा बाबा या नंगे फकीर अब्दुल गफार खान ने कहा था। अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरेस ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंट बेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो चंपारण में कृषकों के जो असंतोष का प्रमुख कारण जो था, यह प्रमुख कारण था यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किया जाना। जो 3 कट्या पद्धति लागू की थी, नील उगाने के लिए इन चंपारण के किसानों को बाध्य किया गया था यूरोपियन बागान मालिकों के द्वारा। इसी के विरोध में जो चंपारण कृषक आंदोलन हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन। दक्षिणी अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिले में 1917 में किया था। 1917 में चंपारण में एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्हें जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा नीलहों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अवबाबों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। गांधी जी, बापू राजेंद्र प्रसाद,
मजरूल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई के साथ 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे। किसानों की स्थिति की जांच करने लगे। किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद जो पहला अ, आंदोलन यह किया था चंपारण में। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। 4 नंबर ऑप्शन। भारत में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन के समय महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति हुई। यह उद्घाटन समारोह 4 से 8 फरवरी 1916 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। गांधी जी ने 6 फरवरी 1916 को इसमें भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो गांधी जी को बुलाया था अनुसुईया साराभाई ने। 2 नंबर ऑप्शन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी के मित्र अंबालाल साराभाई साबरमती आश्रम के निर्माण हेतु गांधी जी को दान दिया था कि बहन अनुसुईया बेन अनुसुईया बेन अहमदाबाद मजदूर मिल में गांधी जी के साथ थे। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। 2 नंबर ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा द टू महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में शामिल थे। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था। इसके 3 रंग कौन से थे? तो रेड, ग्रीन और व्हाइट, लाल, हरा और सफेद। 1 नंबर ऑप्शन। वर्ष 1921 में वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के लिए कांग्रेस के ध्वज का प्रस्ताव दिया था। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चरखा स्वावलंबन का प्रतीक था बना था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का जो अनुमोदन किया गया था? तो कौन से अधिवेशन के अंदर गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था? यह हुआ था कराची अधिवेशन। 4 नंबर ऑप्शन। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 2 नंबर ऑप्शन। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, बेगम जहांआरा शाहनवाज, राधाबाई सुब्रमण्यन, एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की थी? 7 नवंबर 1933 को। 3 नंबर ऑप्शन। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की। जनवरी 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। 3 नंबर ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 1927 में अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। इनकी अन्य लिखी पुस्तकों में ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज 1909, दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह 1928, मेरे सपनों का भारत 1947, गीता बोध प्रमुख है। इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया अंग्रेजी में, हरिजन, नवजीवन आदि समाचार पत्रों की शुरुआत की गई। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन एवं प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरे अनुभव के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे अनुभव के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन का सही समयानुक्रम क्या है? गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह जो आंदोलन किए गए थे, उनका सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब किया गया था? तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह किया था 1919 में। 1919 में जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह किया था, 24 फरवरी 1919 को शुरू किया था। दूसरे नंबर पर है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो यह किया था 1918 में। 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। 23 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया था या 1917 में किया था चंपारण सत्याग्रह। और चौथे नंबर पर है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी यह हुआ था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह दोनों ये जो 1918 में हुए थे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा ये आएगा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा खेड़ा सत्याग्रह जो 23 मार्च 1918 को हुआ था। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा इसमें पहले नंबर पर चंपारण सत्याग्रह आएगा जो 1917 में हुआ था। पहले नंबर पर चंपारण सत्याग्रह आएगा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का है। दूसरे नंबर पर खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 का है। तीसरे नंबर पर आएगा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो 1918 में। और चौथे नंबर पर रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो 1919 का है। चंपारण, फिर खेड़ा, अहमदाबाद और रोलेट एक्ट। 3, 2, 4 और 1। 3 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम: चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 और बारदोली सत्याग्रह 1928। गांधी जी के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित प्रश्नोत्तर। सबसे पहले नंबर पर है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान क्या है? पहला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान क्या है? तो है असंलग्नता अर्थात
गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का अवलंबन करना। 3 नंबर ऑप्शन। गांधी युगीन स्वतंत्रता संग्राम के महान प्रहरी, नवीन भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद प्रयाग में मोतीलाल जी के घर 14 नवंबर 1889 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विश्व में शांति, सद्भाव, सहयोग और सह अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 अप्रैल 1954 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अफ्रीका नीति का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? भारत की अफ्रीका नीति का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 3 नंबर ऑप्शन। पंडित नेहरू एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों की एकता के प्रबल समर्थक थे। एशियाई राष्ट्रों की एकता बनाए रखने के लिए उनकी पहल पर मार्च 1947 में नई दिल्ली में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन इंडोनेशिया के प्रश्न पर जनवरी 1949 में दिल्ली में आयोजित किया गया। नेहरू ने 1955 के वांडुक सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जे एल नेहरू के द्वारा की गई? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। इसके अलावा 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1937 का फैजपुर जो अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इन चारों ऑप्शनों में जो राइट होगा 3 नंबर लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत में प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नीति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नीति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीति को माना जाता है? भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीति को माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष एक विचार है। गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। यह किसका कथन था? गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। यह किसका कथन था? तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। 1 नंबर ऑप्शन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जो 13 दिसंबर 1946 को किया था, जो पारित 22 जनवरी 1947 को हुआ था, यह किसने पेश किया था? तो यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 4 नंबर ऑप्शन। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान संबंधी समिति तथा राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तिका लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तिका लिखी थी? अहमदनगर जेल में। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
नेहरू जी ने इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा था, लेकिन बाद में इस पुस्तक का हिंदी और बहुत से अन्य भाषा में अनुवाद किया गया। वह सन 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अहमदाबाद के किले में 5 महीनों के अपने कारावास के समय में इसे नेहरू जी ने लिखा था। अपने कैदी जीवन में ही नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं मेरी कहानी नामक पुस्तकों की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1947 सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ट्विस्ट विद डेस्टिनी। एक नंबर ऑप्शन। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु के चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो यह भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हराम है। आराम हराम है नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजित समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पश्चात अब वल्लभ भाई पटेल। पहला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। तो ये सही है। उन्होंने विल्य पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया और सभी रियासतों को स्वीकारा था। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। अंतरिम सरकार में वे उप प्रधानमंत्री थे। तो वह अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा कथन गलत है? 3 नंबर ऑप्शन। प्रसिद्ध गुजराती बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में जावेर भाई पटेल के घर हुआ। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लेकर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1928 ईस्वी में पटेल जी ने बारदोली तालुका, गुजरात में किसानों के आंदोलन बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इसी समय बारदोली की औरतों ने इन्हें सरदार कहा। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री 1947 से 1949 तक बने। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों राज्यों को भारत में मिलाना था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना पटेल की अध्यक्षता में की गई, जिसका उद्देश्य विलय पत्र के माध्यम से ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था? बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था? तो बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। 1 नंबर ऑप्शन। बारदोली सत्याग्रह अंग्रेजों ने 1928 ईस्वी में बारदोली, गुजरात में किसानों के लगान में 20 से 25% की वृद्धि करने के विरोध में किसानों द्वारा सत्याग्रह किया गया। 12 फरवरी 1928 को सूरत में बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 नंबर ऑप्शन।
सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? हैदराबाद के खिलाफ। हैदराबाद के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई करके नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया था। इसी पर एक फिल्म बनी हुई है रज़ाकार नाम से, अभी पिछले साल ही आई थी 2024 में। वो फिल्म आप देखना, उसमें आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य का पुलिस कार्रवाई के तहत नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया गया, जिसे आर्मी ने ऑपरेशन पोलो तथा देश के कुछ हिस्सों में ऑपरेशन कैटरपिलर तथा सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत के विरुद्ध अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया? ऑपरेशन पोलो जो कौन से रियासत के विरुद्ध अभियान को नाम दिया था? हैदराबाद। 3 नंबर ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पश्चात अब भीमराव अम्बेडकर और मौलाना आजाद, इन अ, दो का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान हो रहा है, जिसमें हम भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, उसके पश्चात पढ़ेंगे मौलाना आजाद। गांधी जी से हुए पुनः समझौते या पुनः पैक्ट में निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी से हुए पुनः पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किए थे? भीमराव अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर। 1 नंबर ऑप्शन। गांधी जी व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। अम्बेडकर से संबंधित कथन है। पहला है कि बंगाल में संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसे स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसने संविधान स्वतंत्र भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो इसमें बंगाल से चुने गए थे। पहले वो बम्बई से जो चुनाव लड़े थे उसमें हार गए थे, फिर वो बंगाल से चुनकर आए थे, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि स्वतंत्र भारत में बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के कानून मंत्री रहे, लेकिन वे लंबे समय तक इस पद पर नहीं रह सके थे। वो कानून मंत्री बने थे, लेकिन लंबे समय तक वो इस पद पर नहीं रहे थे। 1951 में जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के मध्य मतभेद हुए और उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है जो सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इस इसमें 1 नंबर दे रखे हैं, दोनों कथन गलत बता रखे हैं। दोनों गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल क्योंकि मंत्रिमंडल में बहुत कम समय रहे थे। 1947 में अगस्त में इसमें शामिल हुए थे और सितंबर 1951 में इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। जो बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के मध्य जो विवाद हुआ था उसकी वजह से, तो लंबे समय तक नहीं रहे थे। इस हिसाब से दूसरा कथन भी सही होगा। और पहले कथन में बोल रखा है कि बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे और बंगाल से चुने गए थे। पहले वो मुंबई से चुनाव लड़े थे, वहां पर हार गए थे। उसके पश्चात बंगाल से चुनाव लड़कर वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो दोनों ऑप्शन ही इसमें सही होंगे। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, आप भी इसमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देना इस प्रश्न को लेकर। इसमें इन्होंने एक कैसे माना है, मुझे 2 सही लग रहा है, दोनों सही है। बाकी इसमें आप बताना आपको क्या लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर। 4 नंबर ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक एवं प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1881 जिस दिन अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। इनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956 को, जिस दिन महापरिनिर्वाण दिवस है। इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन निम्न है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936 को स्थापित की। दलित वर्ग एसोसिएशन अगस्त 1930 में स्थापित। समता सैनिक संघ की स्थापना 13 मार्च 1927 को की गई।
बहिष्करण बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को की। द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो महापरिनिर्वाण हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। जो महापरिनिर्वाण हुआ था 14 अप्रैल को, जो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। जिस दिन अम्बेडकर जयंती मनाते हैं 14 अप्रैल 1881 को जन्म हुआ था। और महापरिनिर्वाण पूछा है 6 दिसंबर 1956। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्ग संगठन स्थापित किया था? दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, एक तरफ कुछ समितियां दे रखी है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित की गई थी और सामने उनसे संबंधित वर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी 1924 के अंदर की गई थी। समाज समता संघ स्थापित हुआ था 1927 के अंदर। दलित वर्ग शिक्षा समिति की स्थापना 1928 में की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना की थी यह की थी 1936 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समाज समता संघ 1927, दलित वर्ग समिति 1928 और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। 3, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताने। सबसे पहला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दूसरा कथन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो इसमें दोनों ही कथन है जो सही होंगे। कथन एक और कथन दो दोनों सही। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? हम बौद्ध मत। 3 नंबर ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता व जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हुए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के संस्थापक है? डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 1 नंबर ऑप्शन। 1930 में बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता व जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इसके पश्चात एक अंतिम स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान रहा, मौलाना आजाद। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद। 4 नंबर ऑप्शन। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका जन्म मक्का में हुआ था, का वास्तविक नाम मोहिदुद्दीन था। इन्होंने उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल 1912 में समाचार पत्र तथा इंडिया विंस फ्रीडम गुबोर खातिर तसरीहात आजाद पुस्तकों की रचना की। सन 1923 में दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन एवं 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने साहित्यिक पत्रिका लिसानुल सिद्दीक का प्रकाशन किया, जिसमें आजाद शीर्षक से शायरी का एक कॉलम प्रकाशित होता था, इसलिए इन्हें आजाद कहा जाता था। इन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। सरकार ने पत्रिका को 1915 में जब्त कर लिया। मौलाना द्वारा पुणे अल बलाग नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का और भारतीय इतिहास का अंतिम क्वेश्चन है कि अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था?
अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना आज़ाद का। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है और आज की क्लास के साथ में हमने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो भारतीय इतिहास का पोर्शन था, उस भारतीय इतिहास के पोर्शन को समाप्त कर लिया। कल की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास को शुरू करेंगे। राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल राजस्थान के इतिहास की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।